चलो, तो भाई नेक्स्ट salient फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में वी हैव व्हाट इज कॉल्ड एज 3 टॉपिक्स, जो देखने में एकदम एक जैसे लगते हैं। फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी होते क्या है। अब भाई कॉमन सेंस की बात है, अगर जिंदगी भर का ठेका आपके पापा मम्मी आपका ले लें तो भाई शादी के बाद जरा समस्या ज्यादा हो जाएगी घर में, क्योंकि उनको आपका खर्चा भी देखना है और आपके बेटर हाफ का भी खर्चा देखना है। तो पापा मम्मी कह रहे हैं कि भाई 20-25 साल तक तुम खर्चा अफोर्ड कर लेंगे, फिर अपना पढ़ लिख के इतना कमा लो, फिर शादी करना, ताकि सो कॉल्ड अपनी वाइफ का या स्पाउस का खर्चा, हस्बैंड का खर्चा अफोर्ड कर पाओ। और बच्चे सोच समझ के पैदा करना कितने, ये नहीं कि 11-12 कुत्ते बिल्ली की तरह पैदा कर लिए, अब इनको झेलेगा कौन, तो झेलना आप ही को है। तो गवर्नमेंट ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनने की बात आई, नॉट गवर्नमेंट बेसिकली, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग थे, भगवान आप बोल सकते हैं इनको, B.R. अम्बेडकर साहब एंड कंपनी, उन्होंने कहा कि भाई कुछ चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको गवर्नमेंट सपोर्ट कर सकती है, जिंदगी भर करेगी, उनको फंडामेंटल राइट्स में डाल देते हैं। बट जिन चीजों के लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट थोड़ा हाफ हार्टेड होगा, ऊपर से दिखाने में सपोर्ट है बट अंदर से कोई सपोर्ट नहीं है, जैसे किसी रिश्तेदार के यहाँ खबर लग गई, भाई इनकी तबीयत बहुत खराब है, इनको बुखार है, भाई जो हो बताना हम आ जाएंगे, जरा 1 लाख भेज दीजिए, हेलो हेलो आवाज नहीं आ रही है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आ गया। भैया वो 2 यूनिट खून देना है, अरे हम तुरंत आ रहे हैं, खून दे के जान छुड़ा लो, ज्यादा ना देना पड़े, ये फंडामेंटल राइट्स में आ गया। तो फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 में है। जो आपका सिविल और पॉलिटिकल राइट है, वोट देना, इज फंडामेंटल राइट, आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सरकार का खर्चा तो इसमें कुछ है नहीं, सरकार का फायदा ही फायदा है। बट आपके जो सोशल और इकोनॉमिक राइट्स हैं, सर हमको एक दुकान खोलनी है, सर क्या मैं यहाँ नौकरी के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, सर क्या मैं इस रिलीजन को फॉलो कर सकता हूँ, सर क्या मैं हिंदू होते हुए चर्च में जा सकता हूँ, भैया अपना समझ लो, सरकार का इसमें सो कॉल्ड हाँ भी नहीं है और ना भी नहीं है। तो अगर आपने क्रिश्चियनिटी नहीं कबूली, बैप्टिज्म आपका नहीं हुआ, तो आप चर्च के अंदर भंडारे में जा सकते हैं, बट जो प्रसाद उनको मिलता है बताशे का, डिप्ड इन वाइन, गॉट इट क्लियर, वो आप ग्रहण नहीं कर सकते। गॉट इट क्लियर। अगर सोशल राइट बना दिया जाए, एक फंडामेंटल राइट, ना कि डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो आप कहेंगे कि मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं सिख हूं, बट मैं चर्च जा रहा हूं तो मेरे को प्रसाद चाहिए, इट इज माय फंडामेंटल राइट। तो सरकार कहेगी भाई नहीं, ये दबंगई नहीं चलेगी, ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है। कानून बना सकते हैं हम इसके ऊपर, अगर हमें लग रहा है कि 99% आबादी या लेट अस से 90% आबादी क्रिश्चियंस की है, उस पर्टिकुलर एरिया में डेंसिटी ऑफ चर्चेस बहुत ज्यादा है, तो नॉन क्रिश्चियंस को अलाउ किया जाए, ऐसा फिर हम क्रिश्चियन कम्युनिटी से बात करके एक रूल उस जगह के लिए बना देंगे। बट टिल देन इट विल ओनली बी अ डीपीएसपी पार्ट, नॉट अ फंडामेंटल राइट। ओके, तो फंडामेंटल राइट के लिए आप जा सकते हैं हाई कोर्ट, आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, और आप अपने फायदे के लिए उसको एनफोर्स करा सकते हैं। इसके लिए कोर्ट कहेगा भाई हम कुछ नहीं कर सकते, हम स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, किसी भी यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट को ये बोल सकते हैं कि भाई आप देख समझ के, सोच समझ के एक कानून बनाओ उसके ऊपर, अगर आपको ठीक लगता है तो। आई रिपीट, अगर आपको ठीक लगता है तो एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं तो आप इंडिया में कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं। अब ये नहीं कि मिलिट्री एरिया मेरे को वहां जाना है, वहां ट्रेसपासेस आर नॉट अलाउड, कहीं तो दीवारों में लिखा भी होता है यहां अगर घूमते पाएगा तो गोली मार दी जाएगी। इलाहाबाद में एयरफोर्स एरिया में बहुत जगह लिखा, तो गलती मत करिएगा। बट कुछ स्टेट्स में ऐसा है कि भाई सिंधी कम्युनिटी जहां पे ज्यादा है, उन्होंने अपना एक डिग्री कॉलेज खोला, लेटेस्ट से ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए, बीए, बीएससी, बीकॉम, तो वहां पे सिंधियों के लिए 20% सीट रिजर्व हैं। अगर 1000 सीट्स हैं तो 200 सीट पे सिर्फ सिंधी कास्ट वालों को एडमिशन मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। दिस कुड बी कॉल्ड एज डीपीएसपी, बट सॉरी, इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। बट पूरे इंडिया का कोई भी स्कूल हो, 8 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु तक के लोगों के लिए पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था फ्री है, एज पर राइट टू एजुकेशन एक्ट। खोपड़े में बात गई, तो आरटी के तहत आपकी पढ़ाई लिखाई 8 साल से 14 साल की उम्र में एकदम फ्री रहेगी। ये फंडामेंटल राइट है। आई रिपीट, दिस इज अ फंडामेंटल राइट, दो इट इज अ पार्ट ऑफ सोशल एक्टिविटी, पढ़ाई लिखाई करना, इसको फंडामेंटल राइट माना गया है। तो कुछ चीजों को ऐसे भी कर सकते हैं कि कैटेगरी तो उसकी डीपीएसपी की है, बट कैन बी बाय लॉ विल बी कॉल्ड एज अ फंडामेंटल राइट एज सच। तो दोनों चीजों में डिफरेंस समझ में आ गया। तो जो कोर्ट एनफोर्स कर पाए वो फंडामेंटल राइट, और जिसके लिए कानून बना के एनफोर्स कराया जाए इट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। फंडामेंटल राइट किसमें लिखे हुए हैं? पार्ट
3 में, और डीपीएसपी कितने में लिखा हुआ है? पार्ट 4 में। और सर ये क्या है? 51A में लिखे गए हैं, आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज। आप एक हिंदुस्तानी हैं, आपको झंडे का सम्मान करना है, समझ में आ गया? आपको देश की इंटीग्रिटी और यूनिटी की बात करनी है, आपको साइंटिफिक टेम्परामेंट रखना है पढ़ाई लिखाई का। मतलब सारे बच्चे साइंस पढ़ लें? अरे ना भैया, इसका ये मतलब नहीं होता है। आप स्कूल पहुंच गए, हमारे नंबर कम है, 35% आया 10वीं में, साइंटिफिक टेम्परामेंट रखना, हमको साइंस दिया जाए। साइंटिफिक टेम्परामेंट सिर्फ साइंस पढ़ने से नहीं आता है। आप हिस्ट्री भी पढ़ते हैं तो उसमें आपको कॉज पता होना चाहिए, क्यों औरंगजेब और शाहजहां के बीच में इतना रिफ्ट था। बाप बेटे थे दोनों, बट जो पिताजी थे वो थोड़ा अय्याश टाइप के थे। ताजमहल बनवाने की बजाय औरंगजेब कह रहा था, अरे डबोड़ संग बैल बुद्धि, फैक्ट्री लगवा देते तो कितने करोड़ों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाता। ताजमहल बनवा दिए, वो सोच रहे कोई बात नहीं, ताजमहल बनवा दिया, इससे भी तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, बट शायद फैक्ट्री लगी होती तो ग्रोथ और ज्यादा होती है। तो आपके घर में ड्राइंग रूम बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बेडरूम कंफर्टेबल होना चाहिए। इज दैट क्लियर? ड्राइंग रूम तो गेस्ट को दिखाना है और बेडरूम में तो खुद सोना है, तो पहले भैया बेडरूम में एसी लगाओ और फिर ड्राइंग रूम में एसी लगाओ। गेस्ट तो घंटे 2 घंटे के लिए आएंगे, महीने में 5-10 बार आएंगे, क्या सो के महीने में 4 बार? सिंपल एज दैट। तो सोना है, इट इज अ फंडामेंटल राइट। ड्राइंग रूम में बैठ भी सकते हैं, नहीं भी बैठ सकते, डिपेंड करता है, इट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। घर आपका है, चीजों को संभाल के रखना है, बिगाड़ना नहीं है। तीनों में एक बेसिक कंपैरिजन क्लियर हो गया सबको? चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं व्हाट इज कॉल्ड एज फंडामेंटल राइट्स। तो ध्यान से सुनिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज इट्स पीपल सर्टन बेसिक राइट्स एंड फ्रीडम्स नोन एज व्हाट चिल्ड्रन? फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 12 से 35 में लिखे गए हैं, और आर्टिकल 12 से 35 में कहां आते हैं? ये पार्ट 3 में। अलग अलग पार्ट्स है ना कॉन्स्टिट्यूशन के, तो पार्ट 3 के आर्टिकल 12 से 35 में जो भी लिखा है वो फंडामेंटल राइट्स है। क्या होते हैं सर फंडामेंटल राइट्स? सबको बराबरी से ट्रीट करना। ये नहीं कि सो कॉल्ड आपके पापा मम्मी भारत सरकार में सो कॉल्ड टैक्स का कंट्रीब्यूशन ज्यादा करते हैं तो आपका स्कूल में एडमिशन होगा, मेरे पापा मम्मी कम टैक्स देते तो मेरा एडमिशन नहीं होगा। नॉट एट ऑल। तो आप किसी भी तरह का रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इक्वालिटी एम्प्लॉयमेंट में और अनटचेबिलिटी की जहां तक हम बात करते हैं, सारी चीजें एबॉलिश कर दी गई हैं। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा बच्चों। हु इज द फादर ऑफ द नेशन इन इंडिया? महात्मा गांधी जी। ऐसा लोग बोलते हैं ना। एक 10 साल के बच्चे ने आरटीआई फाइल की थी सरकार को कि भाई फादर ऑफ द नेशन कौन है? तो आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत भारत सरकार के जो कॉल डिपार्टमेंट था उसने इंफॉर्मेशन दी, भैया हमने किसी को फादर ऑफ द नेशन का खिताब दिया ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ भाई उन्होंने बहुत कुछ किया देश के लिए तो उनको माना जाता है। तो सर अब कल से क्या इनको फादर ऑफ नेशन ना बोले? नहीं, ऐसा नहीं है। अब ये इसको डिबेट ना बना लीजिए आप जरा। कल को मोर्चा और लेके निकल गए, जंतर मंतर में बैठ गए, तो सरकार तो बाद में कुछ बोलेगी, लोग पहले निपटा देंगे। तो टाइटल्स कहीं कहीं पे दिए जा सकते हैं, जैसे मिलिट्री वगैरह में लेफ्टिनेंट कर्नल, टीचर को टाइटल दे सकते हैं, प्रोफेसर को टाइटल दे सकते हैं, डॉक्टर को, इंजीनियर को, सीए को टाइटल दे सकते हैं। समझ में आ गया? मोहल्ले में आप एक आदमी को जीआर बोलते हैं, क्या गवार? समझ में आ गया? किसी को आप बोलते हैं जीए, ये क्यों? गधा। सॉरी, इस तरह के टाइटल्स देना अलाउड नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप राइट टू इक्वालिटी को वायलेट कर रहे हैं। समझ में आ गया? सर वो स्कूल में तो हम बोलते रहते हैं जाहिल गवार कहीं के। सर आप भी बोलते हैं ढपोड़ संघ। मैं किसी बच्चे का नाम लेके थोड़ा बोल रहा हूँ ये ढपोड़ संघ है, तो मेरे को स्यू कर सकता है। भाई मेरे राइट टू इक्वालिटी का हनन हुआ है, सर को जेल में डाल दिया जाए 3 महीने के लिए। इज दैट अंडरस्टूड? अब किसी को जेल भेज दिया गया, मेरे को बटर चिकन चाहिए, क्यों भाई? मैं बाहर था तो बटर चिकन खाता, तो राइट टू इक्वालिटी, उसके साथ बटर चिकन की सर्विस है, मेरे साथ क्यों नहीं? भाई आपको सजा मिली है। तो पीपल अंडरस्टूड राइट टू इक्वालिटी, सबको बराबर से ट्रीट करना है। राइट टू फ्रीडम, ये कौन सा राइट होता है सर? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सर मोहल्ले में एक अंकल जी हैं सर, अपने बेटे की शादी में खानदान वालों को बुलाए नहीं थे सर, आज उनको गाली बकेंगे जाके, क्यों? सर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना। अगर आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो उसके पास भी राइट टू लिव विद डिग्निटी है। अभी आप आगे पढ़ेंगे उसको। तो अगर आप अपना राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन जताते हैं तो वो भी कोर्ट जाके राइट टू डिग्निटी जताएगा। इज दैट क्लियर? ये नहीं कि घर के बाहर बंदरिया बाहर निकलो, यू कांट डू दिस टू एनीबॉडी। व्हाई सर? आई एम एक्सप्रेसिंग माय ओपिनियन। ठीक है, यू एक्सप्रेस योर ओपिनियन, बट उसके पास भी राइट टू लिव विद डिग्निटी है। समझ में आ गई बात?
समझ में आ गई बात? तो अब ये भी बात समझ में आ गई होगी, जो आप अपने दोस्तों यारों में उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं, तो उन सब बातों को आपको नहीं बोलना है। आप उसको गधा नहीं बोल सकते, अगर बोला तो क्या हो गया बच्चों? राइट टू इक्वालिटी का हनन हो गया है। समझ में आई बात? आपको भी कोई अगर ऐसा बोले, गधे कहीं के, गधैया कहीं के, ऐसे मत बोलो, हम उनसे भी नीचे हैं, हमको गधे के समकक्ष ना बैठाओ, इक्वल ना रखो, राइट टू इक्वालिटी वायलेट हो रही है। समझ गए भाई? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, सर ये सॉरी, राइट टू फ्री मूवमेंट। फ्री मूवमेंट का मतलब आप कोई भी एसोसिएशन और ग्रुप बना सकते हैं, आप सो कॉल्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को भी, किसी की लाइफ और लिबर्टी को, अपनी लाइफ और लिबर्टी को भी। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन भी है। ये कैसे? पुलिस घर में आई और आपको डरा धमका के पकड़ के ले गई, तो भैया मैंने आपको रिट पढ़ाई हुई है, आप सो कॉल्ड सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाइए और रिट ले आइए वहां से। मैंडमस याद होगा, और पहली वाली रिट क्या थी? हेबियस कॉर्पस, ये याद होगी, किस अथॉरिटी से आपने इनको बंदी बनाया हुआ है। तो ये सब रिट्स आपको बेनिफिट के लिए दी गई हैं। खोपड़ी में बात गई। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, सर हमारी दादी माँ बहुत करती हैं ये, काम वाली को बुला लेंगे बहला फुसला के, कहेंगी आओ जरा झाड़ू पोछा बर्तन वो लगवा लिया, फिर कहें सब्जी काट दो, फिर कहें रोटी बना दो, शाम का आटा गूंदवा लो, रात के चावल भिगो लो, दाल भिगो लो। क्या कर रही है दादी माँ? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। सर ये टीचर्स भी बहुत करते हैं सर, होमवर्क दो देके, सर राइट ऑफ एक्सप्लॉय राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो क्या ज्यादा होमवर्क देना राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है? बिल्कुल भी नहीं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जिस धर्म को चाहे जैसे चाहे आप उस धर्म में शामिल हो सकते हैं। बट अब यहां पे बच्चों एक चीज और आती है, इफ यू हैव टू एक्सेप्ट इस्लाम, वो बोलते हैं भाई आपको दूसरे रिलीजन को छोड़ना पड़ेगा। इफ यू एक्सेप्ट क्रिश्चियनिटी, वो बोलते हैं दूसरे धर्म को आपको छोड़ना पड़ेगा। इफ यू एक्सेप्ट सिखिज्म, कहते हैं वो 5 केस, केश कंगन कड़ा, आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। बट हिंदुइज्म में ऐसा कुछ नहीं बोलते, भाई ये फ्री है, आ जाओ आ जाओ, हमारे 3.5 करोड़ देवी देवता है, सब संभाल लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। इज दैट अंडरस्टूड? तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, बट अलग अलग रिलीजन्स को ये राइट्स भी दिए गए हैं, आप जिसको चाहो अपने में शामिल करो और जिसको चाहो शामिल ना करो। तो अगर मैं पैदा हुआ एक पंजाबी फैमिली में, बट मैं सो कॉल्ड जाना चाहता हूं चर्च, मेरे घर वाले कहेंगे जाओ, बट चर्च वाले कह रहे नहीं आप क्रिश्चियन नहीं है, आप इस तरह की प्रेयर सेरेमनी में नहीं आ सकते, आप जनरल सेरेमनी में आ सकते हैं। तो मैंने क्यों भाई, मेरा सो कॉल्ड फंडामेंटल राइट है, राइट ऑफ रिलीजन, राइट ऑफ रिलीजन है, आप कोई भी रिलीजन अपना सकते हैं, बट हमारे रूल्स आप फॉलो करेंगे तब हम आपको एक्सेप्ट करेंगे। तो यू हैव अ राइट टू मैरी, ये नहीं कि सड़क चलते कोई भी लड़की बोले ए शादी करोगी, नहीं मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, काहे नहीं करोगी, राइट टू मैरी है मेरे पास। अरे राइट टू मैरी तुम्हारे पास, तो मेरे पास भी तो है राइट टू मैरी, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं कि नहीं चाहती हूं, ये भी तो पूछ लो तुम। इज दैट क्लियर? राइट टू एजुकेशन, ये बच्चों आर्टिकल 21A 86th अमेंडमेंट में 2002 में आया था, जब राइट टू एजुकेशन एक्ट हिंदुस्तान में आ चुका है। ओके, उसके पहले ये नहीं था। तो 14 से लेके 21 तक नॉन सिटीजन्स को भी मिलते हैं। नॉन सिटीजन्स कौन होते हैं? नॉन सिटीजन्स बेसिकली बच्चों आतंकवादी नहीं होते, दे आर रेजिडेंट्स। आई रिपीट, फॉरेनर्स आर नॉट नॉन सिटीजन्स। फॉरेनर्स तो आए घूमे टहले गए, दे आर नॉन रेजिडेंट्स। मतलब जो हमारे देश में 182 डेज या उससे ज्यादा रह गए, दे आर नॉट सिटीजन्स बट दे आर रेजिडेंट्स। इज दैट क्लियर? इनको भी आर्टिकल 14 से 21 तक के सारे राइट्स मिलेंगे, 22 से 35 इनके ऊपर नहीं लागू होते। लॉजिक अंडरस्टूड वेल चिल्ड्रन? सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की डेफिनेशन आपको बता दी है मैंने क्या होती है, बस ये याद रखना है। अगर फंडामेंटल राइट्स एनफोर्स करना चाहते हैं तो आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट का और इनका 226 है, अभी आगे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, ये यहां लिखा हुआ है। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? तो सुप्रीम कोर्ट का सर 32 और इसका 226, तो सर सुप्रीम कोर्ट बड़ा है, तो बड़ा है तो प्रायोरिटी उसी को दी ना, तभी तो पहले उसका नंबर आ गया। जिसकी 32वीं रैंक आएगी उसको पहले एडमिशन मिलेगा या 226वीं रैंक वाली को मिलेगा? हाँ, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये जो हेबियस कॉर्पस रिट पिटिशनर आपको बताई थी, फंडामेंट जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज और फंडामेंटल राइट्स ही है बेसिकली। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आप कौन से राइट अपने लिए लागू करवा सकते हैं, बट इन राइट्स को कौन आपकी हेल्प करेगा लागू करने में? पापा, मम्मी? नो, मोहल्ले में आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आपकी बॉल एक अंकल की छत पे चली गई, तो वहां तो पापा बोलेंगे भाई साहब बच्चों की बॉल दे दीजिए, बट फंडामेंटल राइट्स के लिए पापा नहीं बोल सकते। किसको अथॉरिटी दी गई है? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट।
सर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को अथॉरिटी क्यों नहीं दी गई है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को अथॉरिटी इसलिए दी गई है, मुकदमे बहुत ज्यादा आ जाएंगे, हर आदमी पहुंच जाएगा। मेरे एक चूरन नहीं खिलाया मेरा दोस्त, समझ में आया? राइट टू टेस्ट भी एक होना चाहिए इसके अंदर। तो इसलिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ही बोला गया है, भाई आप ही ज्यादा पढ़े लिखे हो, आप इसको देखो। कहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फंडामेंटल राइट्स का इम्पोजिशन कर दिया ना, तो बच्चों एक प्रॉब्लम और आएगी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट्स का डिफरेंस ही खत्म हो जाएगा। समझ में आ गई बात? खोपड़े में बात गई? कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क। फंडामेंटल राइट्स होते हैं हमारे समाप्त।